तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक ऐसे गनी बाइबल फैमिली राजी में। तो जैसे कि आज मेरे सामने देख रहे हैं, फिर से मैंने बोर्ड पूरी तरह से फिल कर रखा है और इसमें ख़ास करके ज्योग्राफी की क्लास है। ये भूगोल की ज्योग्राफी या ज्योग्राफी कुछ भी बोलें आप, भूगोल की क्लास है ये। और फिर से मैं कह दूं कि जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, जब वो 5-6 महीने पढ़ लें और कुछ बेसिक चीज़ें जान लें तो फिर उनके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फिलहाल आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स क्लास है। इसमें मैंने बेसिक चीज़ों पर बहुत कम ध्यान दिया है। जो चीज़ें एडवांस हैं और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, उन्हीं पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप लोग जिनके भी एग्ज़ाम हैं आने वाले कुछ एक दिन में, उनके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और ध्यान से बैठें और अपने साथ कॉपी पेन भी ले लें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो तो मैं आपको डिस्कस करूँगा ही करूँगा, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डेल्टा क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। चाप के आकार का डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती हैं? देखें, चाप के आकार का, पंखे के आकार का डेल्टा, प्रत्यक्ष डेल्टा, ग्रोइंग डेल्टा, अलग अलग तरह के डेल्टाज हैं। इसमें हर टॉपिक में मैं वो चीज़ें उठा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा रही हैं। चाप के आकार का डेल्टा नील, राइन, गंगा, हांगो, सिंधु बनाती हैं। और वर्ड फुट डेल्टा या पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, ठीक है ना, या पक्षी के पंख के आकार का डेल्टा, इसे कहते हैं ना बर्ड फुट डेल्टा। तो बर्ड फुट डेल्टा जो है मिसिसिपी बनाती है। और एशुरी यानी कि ज्वारनात्मक डेल्टा आपको पता ही है, हमारे यहाँ नर्मदा, ताप्ती, सोन, दामोदर बनाती है। इसके अलावा एक सीन नदी पेरिस जिसके किनारे है, उसके बारे में पूछा गया, ठीक है ना, कई बार पूछा गया। ग्रोइंग डेल्टा यानी कि ऐसा डेल्टा जो लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा और मिसिसिपी कहाँ बहती है कीर्ति? नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में, है ना। तो गंगा और मिसिसिपी का जो डेल्टा है वो लगातार बढ़ रहा है, इसे कहते हैं हम वृद्धिशील डेल्टा या ग्रोइंग डेल्टा। अब हमारी पृथ्वी की सतह पर बहुत सारी शेप या बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। उसी में से कुछ आकृतियाँ ऐसी जो हिमानी यानी कि बर्फ से या ग्लेशियर्स के टूटने से या एवलेंस से जो बनी है। हिमानी से बनी आकृतियाँ, यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी कब बनती है सोनू? जब चट्टान ऊपर से लेकर नीचे तक समान कठोरता की हो और जो भी उसको कटाव की जो भी पावर है, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, बाढ़ है या एवलेंच है, वो उसको ऊपर से नीचे एक ही समान काटे तो यू आकार की घाटी बन जाती है। तो हिमानी से या ग्लेशियर या एवलेंच या हिमनद से जो शेप बनती हैं, यू आकार की वैली। इसके अलावा चट्टान पे आज गीता नहीं आई, क्यों? स्वास्थ्य खराब? अच्छा। चट्टान के ऊपर छोटे बड़े खड्ड जिसे हम कहते हैं सर्क, इनमें अगर पानी भर जाए तो बन जाती है सर्क झील। क्वेश्चन आ जाता है कि सर्क झील किससे बनती है, तो हिमानी से बनती है। हैंगिंग वैली का मतलब ये है, देखो, दो चट्टानें हैं, उसमें से एक कम कठोरता की और एक ज़्यादा कठोरता की है। तो जो ज़्यादा कठोरता की है वो कम कटेगी, वो ऊंची रह जाएगी। उसी के पास जो कम कठोरता की जो चट्टान है वो ज़्यादा कटेगी। समझ रहे ना? इसको मैंने बोर्ड पर जगह तो छोड़ी नहीं है, फिर भी मैं आपको एक से बता देता हूँ। मान लीजिए मैं एक चट्टान हूँ और मेरे हाथ दो चट्टानें और हैं। अब ये जो मेरे दो हाथ चट्टानें हैं ना, ये मान लीजिए थोड़े से कम कठोर हैं और मेरा जो शरीर आपको दिख रहा है ये ज़्यादा कठोर है। तो अब जब इस चट्टान पर एवलेंच आएगा तो ये जो कठोर शरीर है, ये जो चट्टान है ये कम कटेगी और साइड वाली जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा कटेंगी। तो इधर वाली चट्टानें ज़्यादा कटेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि वैली जो है साइड में लटक रही है। इसको कहते हैं हैंगिंग वैली। तो हैंगिंग वैली बनती है हिमानी से। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि चट्टान जो है ऊपर कठोर होती है और नीचे गहराई में जाते हुए थोड़ी मुलायम होती है। तो नीचे गहराई में जाते हुए चट्टान ज़्यादा कट जाती है और ऊपर जो है कठोरता की वजह से कम कटती है। तो जैसे मशरूम होती है ना, दूर से देखोगे तो मशरूम की तरह शेप दिखेगी। इसको कहते हैं हॉर्न या ग्रीस रंग, यानी कि पहाड़ ऐसा जो सींग की तरह दिख रहा हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मैटर्न हॉर्न। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर, ठीक है। अब जो ठंडे इलाके हैं ना, जहाँ पर बर्फ़ खूब जमती है, बर्फ़ खूब पड़ती है, खूब जमती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि समंदर किनारे बहुत सारे जो आइसबर्ग्स हैं वो आते रहते हैं। बर्फ़ आती है, टकराती है, समुद्र में लहरें उठती हैं ना, तो लहरों के साथ बर्फ़ भी आती है और टकराती है। तो समुद्र तट को जो है कि वो बर्फ़ जो है वो काट फाट देती है। भाई हमारे यहाँ जो तट जो है हिंद महासागर का, बंगाली खाड़ी का, समुद्र में लहरें आती हैं, ज्वार भाटा आते हैं, उससे तट कट फट जाता है। तो ऐसा कटा फटा तट जो बर्फ़ से कटा हो,
जो बर्फ़ से कटा फटा हो, उस तट को हम क्या कहते हैं? फ्योर्ड तट। क्वेश्चन आता है फ्योर्ड तट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? नॉर्वे में मिलते हैं। अच्छा, अब आप देखो, जैसे आप पढ़ते हो ना जलोढ़ मिट्टी, तो नदियों के साथ मलबा बह करके आ रहा है, तो वो एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। तो उसी तरह से ये समुद्र के साथ या नदियों के साथ या एवलेंच के साथ, बर्फ़ के साथ जो भी मलबा बह करके आए, उसको हम क्या कहते हैं? हिमोड़ या मोरेन। बर्फ़ के साथ जो मलबा बह करके आएगा उसको हिमोड़ या मोरेन कहते हैं। हवा से ही बहुत सारी आकृतियाँ बनती। स्तूप आप जानते ही हो, स्तूप जानते हो ना? यहाँ पे लिखा है बालू का स्तूप, यानी कि बालू से बने हुए स्तूप। आमतौर पर रेगिस्तानी इलाकों में हवा की वजह से, तेज़ आंधी धूल की वजह से रेगिस्तान में दूर दूर तक बालू के टीले इकट्ठे हो जाते हैं। बालू के टीले इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बालू का स्तूप। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि ये बालू के टीले जो हैं ख़ास एरिया को चारों तरफ से घेर लें, तो इस बेसिन को हम कहते हैं बाल्सन या प्लाया। इसमें बनी झील को हम बाल्सन या प्लाया झील भी कह देते हैं। किससे बनती हैं ये? हवा से। ठीक है, आगे चलें। इसके अलावा इनसेल वर्क, तो ये भी हवा से ही बनते हैं। अब मरुस्थल में दूर से आप इन टीलों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि क्या हो, ये समुद्र में छोटे छोटे द्वीप आपको दिखाई दे रहे हो, तो इसी को भी कहते हैं इनसेल वर्क्स। ठीक है, लॉयस का मैदान आप लोग जानते ही हो, है ना? किससे बनता है? हवा से बनता है ना। जैसे इस लॉयस मैदान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? गोबी है। गोबी, लॉयस का मैदान सबसे बढ़िया कहाँ पर है? चीन में। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चीन में, और वो किससे बना है? गोबी डेजर्ट से बना है। ऐसा ना, रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत है, हवाएं आ रही हैं, वो हवाएं जो हैं लगातार धूल को उड़ाकर एक से दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर रही हैं, तो धीरे धीरे रेत से बने जो मैदान हैं उसको हम कहते हैं लॉयस मैदान। अच्छा, ये लॉयस मैदान जो रेत के मैदान हुए, तो इसमें आपको जो हैं क्या परतें दिखाई देंगी? परतें, लेयर बिल्कुल दिखाई देंगी। एक बार रेत बिछी, फिर कुछ दिन बाद कोई बहुत ही ताकतवर झंझावत आया, वो फिर आकर के ऊपर बिछ गया, तो इसके ऊपर जो है इसमें अलग अलग लेयर या परतें दिखती हैं। अच्छा, अब बहुत सारे जीव जंतु वनस्पति इसमें दब के मर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर फॉसिल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं लॉयस के मैदान, हवा से बनते हैं। बाल्सन या प्लाया झील मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अब ज़मीन में किसी वजह से दरार आ जाए, जैसे आपने देखा हो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, सोन जो है वो रिफ्ट वैली में बहती है ना? शरावती रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट का मतलब है दरार या भ्रंश। तो ये धरती के अंदर जो रिफ्ट, दरार या भ्रंश आई है वो भूकंप की वजह से आई है। इसको आप टेक्टोनिक हलचल भी कह सकते हो। दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी है? जॉर्डन रिवर की वैली है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? महान दरार घाटी। अफ्रीका में ना, उसी में जॉर्डन रिवर है। तो होता क्या है, जब टेक्टोनिक हलचल हो या भूकंप आए तो ऐसा हो सकता है कि ज़मीन धंस भी सकती है, और ऐसा भी हो सकता है ज़मीन ऊपर भी उठ सकती है। ज़मीन भले ही नीचे धंस जाए या ऊपर उठ जाए, इस तरह से जो माउंटेन बनेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? अवरोधक पर्वत या बैरियर माउंटेन। देखिए, यहाँ से ज़मीन धंस गई, यहाँ ज़मीन धंस गई, तो इसके ऊपर भी पहाड़ बन गया और इधर भी पहाड़ बन गया। ठीक है ना? तो बीच में क्या आ गई? बैरियर आ गए। अगर ज़मीन ऊपर उठ गई तो इधर, यहाँ की ज़मीन ऊपर उठ गई, इस साइड की ज़मीन बिल्कुल वैसी की वैसी रही, तो ये बीच में बैरियर आ गया, तो इसको भी आप बैरियर माउंटेन या अवरोधक पर्वत कह दोगे। अब जो दरार आती है उसे हम कहते हैं रिफ्ट। दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया, जॉर्डन की, है ना? अच्छा, इसी रिफ्ट वैली का एक एग्जाम्पल है राइन नदी घाटी। राइन नदी जो है वो रिफ्ट में बहती है ना, यूरोप के कई देशों में, खास करके फ्रांस में। तो अब इस राइन नदी के एक और जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और दूसरी तरफ है बासजेस, फ्रांस में ये पर्वत। तो ये दोनों ही जो हैं रिफ्ट माउंटेन हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी और बासजेस फ्रांस, ये दोनों ही जो हैं कौन से पर्वत हैं? ये रिफ्ट माउंटेन या दरार घाटी पर्वत हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल है वेनेजुएला में। सबसे ऊंचा झरना एंजल वेनेजुएला में। सबसे विशाल झरना, विशाल का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के मामले में, ठीक है ना? सबसे ऊंचा झरना एंजल वेनेजुएला का। सबसे विशाल झरना खोन। खोन कहाँ पर है? ये लाओस में, पता है? ठीक है। इसके अलावा नियाग्रा फॉल जो है वो यूएसए और कनाडा दोनों के बॉर्डर पर है। नियाग्रा फॉल यूएसए कनाडा। गरसोप्पा, आप बताएं, गरसोप्पा या महात्मा गांधी झरना कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। गरसोप्पा या महात्मा गांधी झरना कर्नाटक में है। कुंचिकल कर्नाटक में है, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। आइए, सबसे ऊंची झील तिब्बत में टिसोसिक्रू। सबसे ऊंची झील कौन सी है? बैठी बैठी बैठी।
सबसे ऊंची झील कौन सी है? तिब्बत में तिसो-सिकरू है ना। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील तिब्बत की तिसो-सिकरू झील है ना। ओके, अच्छा, ऐसी सबसे ऊंची झील जिसमें नाव चल सकती हो गौरीकुंड है ना, रुद्रप्रयाग की गौरीकुंड आप जानते ही हैं। और एरिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन है ना। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी झील जो है वो है कैस्पियन। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है ना। सबसे गहरी झील बैकाल। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन। दुनिया की सबसे बड़ी झील, सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन। दुनिया की ताज़े पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, ठीक है ना। जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उनमें सबसे ये बड़ी है। ओके ओके। सबसे गहरी झील बेकाल। बेकाल को क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया है ना, ताज़े पानी की झील है ये। सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील बेकाल, हाँ मैंने बता दिया अभी आपको। सबसे मीठी, सबसे बड़ी और सबसे खारी लेगवान है ना, और दूसरी डेड सी। ओके। टंगानिया रूमरत, अब ये टेक्टोनिक हलचलों की वजह से बनी झीलें हैं ये। इन्हें हम दरार घाटी झीलें या विवर्तनिक झीलें, विवर्तनिक माने इंग्लिश में मतलब टेक्टोनिक, विवर्तनिक या टेक्टोनिक झीलें या दरार घाटी से बनी झीलें। कौन सी? टंगानिका, न्यासा, रुडोल्फ और मत्सागर, यानी टंगानिया रूमरत, टंगानिका, न्यासा, रुडोल्फ और मत्सागर झील जो है ये टेक्टोनिक हलचलों की वजह से बनी है। फिर आता निकाटा कूली। अच्छा, एक शब्द आता है लावा बांध से बनी झील। मान लीजिए किसी नदी के रास्ते में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, नदी के रास्ते में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, तो ज्वालामुखी विस्फोट से मलबे का पहाड़ इकट्ठा हो गया। इससे क्या होगा? नदी की धारा रुक जाती है, तो वहाँ पर झील बन जाती है। तो इसी को हम कहते हैं लावा बांध से बनी झील या कूली झील। तो निकारागुआ, अफ्रीका में निकारागुआ और टाना, निकारागुआ झील, निकारागुआ देशी है ना, ठीक है, निकारागुआ में हुआ। तो निकारागुआ झील और टाना झील। टाना झील कहाँ पर है? इथोपिया में। ये ये कौन सी झील है? ये लावा बांध से बनी झील है। अच्छा, मैं आपको एक मशवरा दे दूं बालक, मेरी बात सुनो, हेलो, ध्यान से। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो। जो नया बोलूँ वो लिखना, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना और आज ही घर में जाके इसको तेज़ी से आगे चला के फिर से सुन लेना एक बार। और जो चीज़ तुम्हें याद ना हो रही हो इसमें वो लिख लेना। सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ, बाद में पढ़ाऊँगा अभी। ओके, तो आप ध्यान से सुने। ओके, समझ रहे हैं? बाकी आप देख लें जैसा भी है। क्रेटर, ज्वालामुखी का मुंह क्या कहलाता है? क्रेटर। और जब क्रेटर यानी खड्ड, ज्वालामुखी का मुंह जो है वो क्रेटर कहलाता है। और जब इस क्रेटर में पानी भर जाता है तो झील बन जाती है, उसी को हम कहते हैं क्रेटर झील। तो फार्मूला वीटी क्रेटर। विक्टोरिया और टिटिकाका झील जो है वो कौन सी झील है? वो है क्रेटर झील है ना। विक्टोरिया और टिटिकाका क्रेटर झील है। टाना इथोपिया में है। ग्रेट साल्ट लेक या महान खारी झील, अक्सर हम लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं, तो लिखा देंगे लेक वान तुर्की ना। तो लेक वान तुर्की, वान झील अलग है और यह है ग्रेट साल्ट लेक, महान खारी झील यूएसए में। मीठी झीलें भी वहीं पर हैं और यह है ग्रेट साल्ट लेक या महान खारी झील यूएसए में। अब पठारों के अलग अलग प्रकार हैं। तिब्बत पठार किसका एग्जाम्पल है? अंतरा पर्वतीय पठार का, है ना। अंतरा पर्वतीय पठार का मतलब क्या है? ऐसा पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा पड़ा हो, है ना। जैसे अपना गढ़वाल का पठार है ना, गढ़वाल का पठार भी तो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा पड़ा है, तो वो अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तो अंतरा पर्वतीय पठार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है तिब्बत का पठार है। आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित पठार है, सबसे ऊंचा पठार तिब्बत पठार, ठीक है। ये तभी बना जब हिमालय बना। और इसकी एक तरफ कुनलुन श्रेणी और दूसरी तरफ कौन सी श्रेणी है देख लेना है। तो खैर, अंतरा पर्वतीय पठार तिब्बत। चियापस पठार कहाँ पर है? कोई बताएगा? है सारे दुनिया में 193 देशों के नाम बता दो। चियापस पठार जो है मैक्सिको में है। हाँ, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। चियापस पठार मैक्सिको में है। पीडमांट को हिंदी में क्या कहते हैं? पीडमांट या पर्वतपदीय पठार। देखो, ऐसा पठार जिसके एक और पहाड़ हो, ऐसा पठार जिसके एक और पहाड़ हो, दूसरी तरफ मैदान हो या महासागर हो, उसे हम पीडमांट या पर्वत से सटा हुआ ये पर्वतपदीय पठार कहते हैं। अब पीडमांट या पर्वतपदीय पठार का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो अर्जेंटीना का पैटागोनिया। अर्जेंटीना का पैटागोनिया। अच्छा, पैटागोनिया जो पठार भी है डेजर्ट भी है, ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है ये। तो पीडमांट या पर्वतपदीय पठार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैटागोनिया। भारत में जो मालवा पठार है, शिलांग पठार है, ये भी पर्वतपदीय पठार का उदाहरण है। पर्वतपदीय ना, शिलांग पठार तो जो है अंतरा पर्वतीय,
भारत में मालवा पठार जो है वो पीडमांट प्लेटू का उदाहरण है। इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार आप देखो ना, एक और पर्वत और दूसरी तरफ महासागर। प्रायद्वीप का जो पठार है, इसके अलावा उड़ीसा में आप दंडकारण्य का पठार देख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखो, उड़ीसा में दंडकारण्य का पठार हो, वो भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और पर्वत और दूसरी तरफ भाई एक और पूर्वी घाट पहाड़ और दूसरी तरफ महासागर। इधर पर्वतीय पठार में क्या होगा, एक और जो है आपका विंध्याचल पहाड़ और दूसरी तरफ बंगाली खाड़ी और अरब सागर। ठीक है, इस तरह मालवा पठार भी इसका एग्जाम्पल है। पानी से बने पठार, जलीय पठार। पानी से कैसे बने होंगे साहब? पानी के साथ मलबा आ रहा, पानी के साथ मलबा एक जगह पर डिपॉजिट होता रहा, धीरे धीरे वो जगह जो है अपने आसपास की जगह से ऊंची उठ गई, चारों तरफ से पठार बन गई। तो विंध्याचल का पठार जो है, विंध्याचल में जो पठार आपको मिलेगा वो चेरापूंजी का पठार। चेरापूंजी कहाँ हुआ आप बताएं? मेघालय में है ना। पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती थी, अब कहाँ होती है? मनीसराम या सोहरा में। तो विंध्याचल पठार, चेरापूंजी का पठार। शान पठार कहाँ हुआ? म्यांमार में। शान पठार कहाँ हुआ? म्यांमार में। तो ये क्या हैं? पानी से या जल से बने पठार हैं। ठीक है। हवा से बने पठार, लोयस के पठार और पाकिस्तान का पोटवार पठार, ये हवा से बना है। लोयस का पठार और पाकिस्तान में पोटवार पठार। इसी में है, इसी पोटवार पठार में एक फेमस पहाड़ है कोहेजूद या साल्ट रेंज या नमक की पहाड़ी, पाकिस्तान में। ठीक है। नया यानी कि युवा पठार है ना, जैसे गंगा नदी है, युवा नदी का, हिमालय की जितनी भी नदियां हैं सब यंग रिवर का एग्जाम्पल है। तो युवा पठार कोलोराडो यूएसए में जो है वो युवा पठार है। और सबसे पुराना जो पठार है या प्रौढ़ पुराने पठार का उदाहरण है एप्लेशियन, यूएसए कनाडा में। इसे अपाचे पाथ भी बोलते हैं। गाड़ी है नहीं अपाचे, है ना। हाँ, तो इसे आजकल हमारे जो यंग बॉयज़ ससुराल से सहायता प्राप्त करके गाड़ियाँ लेते हैं ना, तो उनकी यही डिमांड होती है केटीएम, अपाचे, बुलेट मिल जाए तो क्या कहना है ना। ठीक है भाई, चाहे खुद सीख जैसे हो लेकिन चलानी क्या है? बुलेट। तो कोलोराडो सबसे युवा पठार है यूएसए में और सबसे पुराना पठार है एप्लेशियन, यूएसए कनाडा में। ठीक है। लियो पाइवाई, एक मिनट सांस ले लो फिर आगे चलता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा लियो पाइवाई। पृथ्वी की बनावट के आधार पर देखें तो सबसे ऊपरी जो सतह है वो लिथोस्फीयर है, उसके बाद पायरोस्फीयर और फिर बायोस्फीयर। तो इधर ध्यान दो ना, सबसे ऊपर लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर। ठीक है ना। अच्छा, लिथोस्फीयर जो सबसे ऊपरी चट्टान है उसमें ग्रेनाइट चट्टानें ज़्यादा हैं, उसमें ग्रेनाइट पत्थर ज़्यादा है। पायरोस्फीयर में बेसाल्ट ज़्यादा है और बायोस्फीयर में निकल और आयरन ज़्यादा है। ठीक है ना। सबसे ऊपर है ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट और फिर निकल और आयरन। लियो पाई बाई, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर। कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है। ठीक है। अच्छा, क्रस्ट, मेंटल, कोर और अब देखें ना, सबसे ऊपरी जो सतह है पृथ्वी की, ऊपरी जो सबसे सतह है इसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। उसके बाद मेंटल, वालेकुम सलाम, और उसके बाद कोर। पृथ्वी की जो ऊपरी हिस्सा है सबसे ऊपर का उसे क्रस्ट कहेंगे, फिर मेंटल और फिर कोर। ठीक है ना। ओके, इसको क्रस्ट को क्या कह देते हैं हम? ओसियाल परत, है ना। सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या आता है? सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, फिर निकल और आयरन। ओके। अब यहीं पर एक शब्द आता है मोह असंबद्धता किसके बीच में मिलती है? आप बताओ प्रियंका, मोह असंबद्धता किसके बीच में है? मोह डिसकंटिन्यूटी, आप बताओ। आपको पता है ना भूकंप की जो तरंगें हैं, जैसे प्राइमरी वेव्स है ना, तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। इसके अलावा सेकेंडरी और टर्सरी वेव्स का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो पृथ्वी में कुछ खास जगह पर आकर के उनकी खूबी बदल जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, दिखती नहीं है ना। इसी उस जोन को ही हम कहते हैं मोह ने उसकी खोज की थी, तो उसको हम कहते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो बताने का समय नहीं है मेरे पास। कहाँ मिलती है मोह डिसकंटिन्यूटी? ये पीछे से बताओ आप। अंकित, प्रियंका, नहीं, कुसुम, सोनू। सबसे ऊपर और बीच वाली में, है ना। ठीक है, ये भी तरीका सही है, सबसे ऊपर और बीच वाली में। तो लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में, ऊपरी मेंटल और लोअर क्रस्ट में, मेंटल के ऊपरी हिस्से में और क्रस्ट के निचले हिस्से में मोह संबद्धता मिलती है। ठीक है, आगे चलें। अब पृथ्वी पे अलग अलग तरह की चट्टानें हैं, है ना। मुलायम चट्टानें भी हैं, कठोर चट्टानें भी हैं, कम मुलायम और बहुत कठोर चट्टानें भी हैं। जैसे आपने देखा ग्रेनाइट पत्थर, आजकल ग्रेनाइट की टाइल्स खूब आ रही है ना। मार्बल टाइल्स का ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है, ग्रेनाइट टाइल्स खूब चल रही हैं। वो ज़्यादा मजबूत हैं शायद इसीलिए, और कोई वजह? सस्ती भी है क्या? आप बताएंगे सर। आजकल की जो टाइल्स हैं, टाइल पत्थर,
वो बहुत चल रहा है, वजह क्या है? एक तो टिकाऊ है, और कोई वजह? सस्ता भी है क्या? आप बताएंगे, आपका तो वास्ता पड़ता रहता होगा इन लोगों से, हैं? सस्ता पड़ता है फर्श के मुकाबले? नहीं, फर्श तो महंगा पड़ता है, लेकिन टिकाऊ है ना, एक बार करो और भूल जाओ, फिर उसको धोना वोना भी आसान है ना। चलो खैर, तो ग्रेनाइट पत्थर, इसके अलावा वो देखिए बजरी, बारीक बारीक बजरी पड़ती है उसमें, सड़क में जब सबसे ऊपर फिनिशिंग देते हैं तो बेसाल्ट पत्थर, अगर ओरिजिनल बेसाल्ट पत्थर डाल दे तो सड़क जल्दी से कहीं जाती नहीं, और यहीं आसपास के स्टोन क्रशर की बजरी ला करके कोलतारे में ला कर डाल दे तो सड़क जल्दी टूट जाती है, समझ रहे ना। तो बेसाल्ट पत्थर आपने सुना होगा। मार्बल, ये भी तो एक चट्टान ही है, संगमरमर भी तो एक चट्टान है। कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, ये भी तो एक चट्टानी हैं। यह है कि हीरा बहुत कठोर चट्टान है, कोयला मुलायम चट्टान है। तो दुनिया में 3 तरह की चट्टानें हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हमने क्यों कहा? प्राइमरी जो है सबसे पहले बनी, कब बनी? धरती महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के बाद जो है कि ग्रह ठंडे हुए तो धरती भी ठंडी हुई, तो जब धरती की शेप बनी तो उसी समय ये चट्टानें बन गई थीं, इसलिए हम इनको कहते हैं पहली या प्रोटो या प्राथमिक चट्टानें। फिर इनकी टूट फूट हुई, इनकी शक्ल बदली तो सेकेंडरी बन गई, और सेकेंडरी की टूट फूट हुई तो टर्सरी बन गई। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं कि सबसे पहले बना ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर इसे कहते हैं आप, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं प्राइमरी चट्टानें। ग्रेनाइट तो खैर उसका एग्जांपल है। आपने एक मारुति कार देखी हुई, उसका एक ब्रांड है इग्निस, सुना है? मारुति कार का एक ब्रांड है इग्निस, ज़्यादा बिक नहीं पाया, गाड़ी तो अच्छी है लेकिन पता नहीं क्यों बिक नहीं पाई ज़्यादा। कुछ लोगों में वो भी हो जाता है ना, भेड़ चाल कि ये गाड़ी अच्छी है, वो गाड़ी अच्छी है। जैसे नैनो आई थी तो उसमें लोगों को क्या अच्छा नहीं लगा कि सर इसके इंजन की आवाज़ अच्छी नहीं है, इसके इंजन की आवाज़ अच्छी नहीं है। बाकी एक स्टेटस सिंबल भी होता है, नैनो गाड़ी में आप बैठे अगर ये तो गरीबों की गाड़ी है ना, तो समाज को दिखाना भी है बड़ी गाड़ी हमारे पास है। खैर, तो इग्निस माने आग, आग जैसा या आग में तपाया हुआ, आग जैसा या आग में तपाया हुआ। तो सबसे पहले जो बनी चट्टानें वो बनी इग्निस चट्टानें, हिंदी में उसे कहते हैं आग्नेय चट्टानें। सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो बनी इग्निस चट्टानें, जिन्हें हम कहते हैं आग में तपाई हुई चट्टानें। ये जो हैं आग्नेय या इग्निस चट्टानें जो हैं ये सबसे पहले बनी, ये प्राथमिक चट्टानें हैं। अब ग्रेनाइट पत्थर देखा आपने? ग्रेनाइट पत्थर देखा? अरे साउथ इंडिया के मंदिर महल देखें, उसमें वीडियो में या फोटो में वो ग्रेनाइट पत्थर ही हैं। वो लाल बलुआ पत्थर देखा है? लाल किला, आगरा का किला, ये लाल बलुआ पत्थर है, ठीक है ना। आप इधर चले जाओ यूपी में आगरा साइड में तो आपको वहाँ पे लेंटर भी अभी लाल बलुआ पत्थर के स्लेटों के दिखेंगे, उनकी टाइल्स हैं। आप यहाँ मार्बल की टाइल्स ले रहे हो, वो लाल बलुआ पत्थर की टाइल्स से लेंटर डाले हुए हैं। खैर, तो पत्थर होता है सर ये, इसी को आप चट्टान या रॉक कह सकते हैं। प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टानें, मूल चट्टानें हैं ये अभी भी अपने मूल रूप में बची हुई हैं, बहुत ही कठोर हैं, आसानी से टूटती फूटती नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं इग्निस या आग्नेय चट्टानें, आग्नेय पत्थर या ग्रेनाइट पत्थर, आप ऐसे समझ लो। तो ये अपने मूल रूप में हैं, बहुत कठोर हैं, और इनकी टूट फूट, अपक्षय जिसे कहते हैं ना टूट फूट, इनका टूट फूट या अपक्षय जो है बहुत कम हुआ है। और तरह तरह के जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज क्या है? आप देखो ना, जैसे पानी टेम्परेचर डाउन हुआ तो पानी किस में बन गया? बर्फ़ में बन गया, है ना। टेम्परेचर बढ़ा तो बर्फ़ किस में बन गया? पानी में बन गया। तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज के बाद आप अपने किसी भी चीज़ को अपने उस रूप में वापस पा सकते हो। लेकिन अगर इनकी जैकेट जो कि अच्छी लग रही है, इसको हम जला दें तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा, ये राख बन जाएगी, फिर दोबारा उस रूप में नहीं आ पाएगी, है ना। समझ रहे ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो इस पर बहुत ज़्यादा फिजिकल और केमिकल चेंजेस का असर पड़ता नहीं है, ठीक है। इन्हीं आग्नेय चट्टानों से बाद में बनी हैं कोई और चट्टानें या दूसरी चट्टानें। अच्छा, आग्नेय चट्टानों के 2 फेमस एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट जो है सबसे गहराई में मिलती है, इसे हम आंतरिक चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान या पाताली आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। ग्रेनाइट जो है वो सबसे गहराई में मिलती है, इसलिए इसे हम पाताली आग्नेय चट्टान या आंतरिक आग्नेय चट्टान भी कह देते हैं, ठीक है। इससे ऊपर मिलती है बेसाल्ट। बेसाल्ट के अलावा कांग्लोमेरेट, गोलाश्म, गैब्रो, सर्पेंटाइन जो हैं, ये सभी जो हैं किसके? आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। इन चट्टानों में या इन पत्थरों में जीवांश आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ये ठोस हैं, एक ही समय बने हैं, इसमें आपको लेयर यानी कि परतें भी नहीं मिलेंगी।
और इसके आप आसानी से क्रिस्टल भी नहीं बना सकते। धरती के 95% हिस्से पर ये फैली हुई हैं। धरती के 95% हिस्से पर फैली हुई है, इसमें क्रिस्टल नहीं मिलेंगे, इसमें जीवांश नहीं मिलेंगे, इसमें परतें भी नहीं मिलेंगी। इन्हें कहते हैं हम प्राइमरी चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें या आग्नेय चट्टानें, क्योंकि धरती के अंदर बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है उस जगह पर ये मिलती हैं, उसकी वजह से ये बहुत ही ठोस हो गई हैं। इस पर केमिकल और फिजिकल वीदरिंग यानी कि रासायनिक भौतिक अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, या आग्नेय चट्टान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, या पाताली आग्नेय चट्टान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्रेनाइट चट्टान है। ठीक है ना। तो आंतरिक आग्नेय ग्रेनाइट है और बाह्य आग्नेय में ये सारी हैं बेसाल्ट, कॉन्ग्लोमेरेट, गोलार्ष, गैब्रो और सर्पेंटाइन। पृथ्वी के 95% हिस्से पर ये मिलती हैं। अब इनकी टूट फूट जो भी थोड़ी बहुत हुई हो, वो टूट फूट होने के बाद चाहे वो धरती के नीचे समा जाएं या समुद्र में या झील में या किसी गहरे तालाब में जाकर के इकट्ठी हो जाएं तलछट के रूप में, उन्हें हम कहते हैं अवसादी चट्टान। आपने खड़िया देखा होगा, खड़िया मिट्टी चौक है ना, खड़िया मिट्टी चौक देखा है ना, पक्का जिप्सम और कोयला देखा है, कोयला, तेल, गैस सभी ने देखा है ना। इन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री या अवसाद। अवसाद का मतलब जमाव, तलछट का जमाव। तेल गैस कैसे बनता है? तेल गैस कैसे बनता है? ये मृत जीव जंतुओं के सड़ने गड़ने से बनता है। आप जो है एक शेर मार के डाल दीजिए, यहाँ पर एक शेर मार के डाल दीजिए, ठीक है, मर गया। उर्दू वाला शेर नहीं, उर्दू गज़ल वाला शेर नहीं, जीता जागता शेर मार के डाल दीजिए, ओके। आज उसको भी छोड़ो, एक भयंकर प्रलय आई, जैसे केदारनाथ में प्रलय आई ना, तो बेचारे बहुत से लोग जिंदा दफन हो गए हैं ना। अच्छा, उसको भी छोड़ो आप। जो आज जो राजस्थान है जिस जगह पे, यहाँ पर भी तैतीस था, तैतीस सागर यहाँ पर भी था, ठीक है साहब। राजस्थान आज जगह है जिस जगह, यहाँ पर भी तैतीस सागर था। सऊदी अरब आज जिस जगह पर है, खाड़ी देश जैसे आप कहते हैं, वहाँ पर भी तैतीस सी फैला हुआ था। प्रलय आई, प्रलय का मतलब टेक्टोनिक हलचल हुई जिसे कहते हैं भूकंप। उससे हिमालय पर्वत बन गया, हिमालय पर्वत बन गया, आल्पस पर्वत बन गया, और भी बहुत सारे पर्वत बन गए, ठीक है। अब हुआ क्या कि हिमालय पर्वत वगैरह जो हैं ये किससे बने हैं? ये समुद्र में जो मलबा ऊपर उठा उससे ही तो बने हैं, है ना, बन गए ना। उसी तरह से टेक्टोनिक हलचलें आई हैं। तो हुआ क्या है कि ज़मीन जो है नीचे को भी धंस गई है, ज़मीन नीचे को भी धंस गई ना, ज़मीन नीचे को धंस गई। तो नीचे को धंसने की वजह से अब वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे, इंसान है ना, जानवर, पशु पक्षी जो थे वो भी सब उसी में समा गए सब उसी में। पेड़ पौधे भी उसी में समा गए, जितने भी इंसान जीव जंतु थे वो भी उसी में समा गए। इसके अलावा मान लीजिए समुद्र में दरार पड़ी तो पानी सारा नीचे चला गया, फिर धीरे धीरे मलबा आता गया, समुद्र पट गया। तो समुद्र में जितनी मछलियाँ थी, जीव जंतु थे, सब वो ज़मीन के नीचे दब गए। या जितने भी जीव जंतु आ रहे हैं समुद्र में बह कर के आ रहे हैं, समुद्र की तलहटी में चले जा रहे हैं, उसके ऊपर से मलबा आ रहा। नदियों में जो इतना खनन हो रहा है, इतनी जो गाद पैदा हो रही है, धीरे धीरे समुद्र में तो जा रही है और धीरे धीरे समुद्र की तली में इकट्ठी होती जा रही है। यानी कि जितने मृत सड़े गले जीव जंतु, पौधे, वनस्पति हैं, वो सब नीचे दबते जा रहे हैं। तो चाहे वो भूकंप जैसी आपदा की वजह से धंसे हों या समुद्र के नीचे धंसे हों, अगर पेड़ पौधे धंसे हैं तो धीरे धीरे एक समय के बाद उनका कोयले में बनना तय है। केदारनाथ जो क्षेत्र है, आज से हजारों साल बाद यहाँ पर कोयला मिला करेगा, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर के जो पहाड़ हैं अपने साथ जंगलों को वो दफन कर गए। हज़ारों साल बाद यहाँ पर कोयला जरूर मिलेगा और थोड़ी बहुत गैस भी मिलेगी। खैर, तो समुद्र के नीचे जो तेल और गैस मिलती है, जगह जगह जो तेल और गैस मिलती है, जो ऐसे जिसमें जान है, ऐसे जीव जंतु जिनमें जान थी वो मर गए, नीचे दब गए, सड़गल गए, उन्हीं के अवशेष जो है वो तेल गैस में बदल गए। पेड़ पौधों के अवशेष जो है कोयले में बदल गए, कोयले पे और टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा तो वो किस में बदल गया? ग्रेफाइट और हीरे में बदल गया, ठीक है ना। तो इन्हें तेल गैस है और संगमरमर है, खड़िया मिट्टी है, कोयला है, ग्रेफाइट है, इन्हें हम कहते हैं अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री, ठीक है। दुनिया में या पृथ्वी में देखो, पृथ्वी की 95% सतह पर मिलती हैं आग्नेय चट्टानें और 5%, लगभग 5% सतह पर मिलती हैं अवसादी चट्टानें। लेकिन धरती की जो ऊपरी सतह है, जिसे आप क्रस्ट कहते हो या पपड़ी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो अवसादी चट्टानें मिलेंगी। धरती की ऊपरी सतह पर, जिसे आप क्रस्ट कहते हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिलेंगी अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें का मतलब तेल गैस, कोयला, खड़िया, जिप्सम, संगमरमर, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। अब होता क्या है कि अब तेल गैस कोयला आप देखें, मैंने देखा कस्ट में मैक्सिमम क्या है 5%, बट इन कस्ट मैक्सिमम, कस्ट में ये है, ये भूप्रपटी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब इनमें आपको क्रिस्टल भी मिलेंगे। कोयला जो है मुलायम चट्टान है, इसको आप बारीक क्रिस्टल में तोड़ सकते हो ना।
कोयला मुलायम चट्टानें, इसे बारीक क्रिस्टल में, कोयला, खड़िया, जिप्सम, चूना पत्थर, ये सारी की सारी क्या हैं, मुलायम चट्टानें। इन्हें आप आसानी से तोड़ सकते हो। इनमें लेयर भी मिलेंगी। लेयर क्यों मिलेंगी? पहले एक तली आकर के जमी, फिर उसके बाद मलबा आ गया, उसके बाद दूसरी तली जमी, फिर मलबा आ गया, फिर तीसरी तली जमी, उसमें फिर मलबा आ गया, तो इसमें लेयर भी मिलेंगी। इसमें लेयर भी मिलेंगी, इसमें जीवांश भी मिलेंगे, क्योंकि सड़े गले पदार्थों से ये बनी है। इसमें लेयर भी मिलेंगी, जीवांश भी मिलेंगे इसमें, और ये इनका भौतिक और रासायनिक बदलाव भी आसानी से हो जाता है, यानी कि इनकी भौतिक और रासायनिक टूट फूट या रूप परिवर्तन भी आसानी से हो जाता है। समझ गए साहब? ये कोमल चट्टानें हैं, तो जाहिर सी बात है इनके आप क्रिस्टल भी बना सकते हो, बारीक बारीक कंकड़ भी इनके बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, फिर आती है तृतीयक चट्टानें। इन्हें हम रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक किसे कहते हैं। ऐसी चट्टानें जो आग्नेय चट्टानों के रूप बदलने से बनी या अवसादी चट्टानों के रूप बदलने से बनी। जैसे संगमरमर किससे बनता है? चाक और डोलोमाइट से। चाक से या डोलोमाइट से या खड़िया मिट्टी से या जिप्सम से संगमरमर बन जाता है। ग्रेफाइट किससे बना? कोयले से। ग्रेफाइट किससे बना? कोयले से। हीरा किससे बना? कोयले से बना। तो ये रूप बदल गया ना। ग्रेनाइट से नीस बन जाता है ना, नीस से सिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो मेटाफॉर्मिक यानी कि रूपांतरित चट्टानें हो गई। कौन सी? ग्रेनाइट से नीस, चूना पत्थर, खड़िया या चाक से संगमरमर, डोलोमाइट से भी संगमरमर। ठीक है ना, बहुत सारे जीवाश्म ईंधन हैं। सेल से स्लेट बन जाता है और सैंडस्टोन से बन जाता है क्वार्ट्जाइट। तो सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट, सेल से स्लेट, खड़िया, चाक और चूना पत्थर से संगमरमर और ग्रेनाइट से नीस, ये जो हैं रूपांतरित चट्टानें हैं या तृतीयक चट्टानें हैं। अच्छा, ज्वालामुखी जब फटता है ना, ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी का बहुत सा मलबा जो है धरती के नीचे ही ठंडा हो जाता है। धरती के गर्भ से बहुत गहराई से ज्वालामुखी फट रहा है। अब अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। बाहर निकल के आता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा। तो मैग्मा जो है अक्सर धरती के नीचे भी ठंडा हो जाता है। तो अब वो मैग्मा या ज्वालामुखी के साथ जो सड़ा गला पदार्थ आ रहा है, अगर वो धरती के नीचे इस शेप में, इस शेप में भी जमा हो सकता है, वो इस शेप में भी जमा हो सकता है और इस शेप में भी जमा हो सकता है। अगर वो हॉरिजेंटल या क्षैतिज पतली शीट में जमा हो जाए तो उसे कहते हैं शिल। यही हॉरिजेंटल शीट मोटी हो जाए तो इसे कहते हैं शीट, और यही वर्टिकल हो जाए, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर हो जाए तो इसे कहते हैं डाइक। शिल, शीट और डाइक। ठीक है, आपको पता है कि पूरी धरती जो थी वो एक साथ जुड़ी हुई थी। जितने ही महाद्वीप थे वो सब एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे क्या कहते थे? पेंजिया। और जितने ही महासागर हैं वो सब एक साथ जुड़े हुए थे, उन्हें क्या कहते थे? पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा। समय के साथ पेंजिया टूटा तो ऊपर का जो हिस्सा उसे क्या कहा गया? अंगारा लैंड। और नीचे का हिस्सा क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। भारत किसका हिस्सा है? भारत किसका हिस्सा है? ये सवाल गलत है। दक्षिण भारत किसका हिस्सा है? वो गोंडवाना लैंड का है। उत्तर भारत जो है वो तैतीस सागर पे बना हुआ है। हिमालय तो तैतीस सागर पे है ही है, बाकी का जो उत्तर भारत के जो मैदान हैं वो इसी तैतीस सागर के पटने से बने हैं। ठीक है ना, तो दक्षिण भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड दुनिया की सबसे पुरानी शेप है। गोंडवाना लैंड जो है दुनिया की सबसे पुरानी शेन है और दक्षिण भारत जो है इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी आकर निपट चुके हैं। अब यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी नहीं फटते, अब ये स्थिर हो चुका है, अब ये स्थिर हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी अब नहीं फट चुके। जितनी सेटिंग होनी थी सब हो गई। ठीक है ना, भीड़ भर जाती है, भीड़ भर जाती है तो बस वाला चलता है ना, बस में भीड़ भरी हुई है, बस में भीड़ भरी हुई है तो बार बार ब्रेक लगते हैं, तो कभी किसी का पैर दब रहा है, कोई किसी के ऊपर गिर रहा है ना, कोई किसी के लग रहा है, कोई ऊपर से कुछ किसी का बैग गिर गया क्या। लेकिन 8-10 किलोमीटर जाने के बाद वो ब्रेक इतने लगते हैं कि वो सब धीरे धीरे अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं, है ना। अब ना कोई ब्रीफ केस गिर रहा है, ना किसी का पैर टूट रहा है, ना उत्ती के और ना इत्ती के। ठीक है, यू नो उत्ती के हैं, यू डोंट नो उत्ती के, गाँव में जाइए ना, महिलाओं की एक मीठी सी गाली होती है ये उत्ती के, है ना। ओके, चलिए सर, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इसका मतलब आपने प्राइवेट बसों में सफ़र नहीं किया देसी लोगों के साथ, हैं, करो ना। अच्छा, यहाँ से कर लिया, शहर से बस लेने आती थी, फिर सूरजमल चले गए ना, बस से गए, बस से गया, तो ज़िंदगी देख ही गया। फिर सही मज़ा तो प्राइवेट बसों में ना सर, हमने किया 8 साल सफ़र डिग्री कॉलेज जाते हुए, ये उत्ती के सब सुनी हमने, वहीं से तो पढ़े। अरे बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं सर वहाँ से, दुनिया जहान की बातें, कभी इराक की बातें, कभी ईरान की बातें, कभी अमेरिका की बातें, सुनते रहो, बोलो मत, बोलोगे तो बहस में आ जाओगे, पिटने का भी खतरा है ना। हाँ बोलो, सुनते रहो उधर सब। देखें, प्राइवेट बसों में सफ़र करने का यही आनंद है। अब भैया, अब कल को तुम कलेक्टर बन जाओगी तो फिर पर्सनल कार और ड्राइवर आ जाएगा,
फिर क्या करोगी, कैसे जानोगी कि मनरेगा फ़ायदा पहुँचा रही है नहीं पहुँचा रही है? तुम देखोगे ये पेड़ कौन सा, धान का या गेहूँ का, तुम्हें तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अलग से। ये सरसों कैसी है, ये तो मुझे बरसीम जैसी लग रही है ना, और बरसीम को ये तो मेथी जैसी लग रही है। होता है, तभी तो बिहार के लोग ज़्यादा IAS बनते हैं, क्यों बनते हैं? अच्छा चलें, ठीक है। आर्द्रता आप जानते ही हो, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? हवा में नमी। आर्द्रता समर्थ का मतलब क्या होता है? हवा अपने अंदर कितनी नमी सह सकती है, कितनी नमी रख सकती है। अच्छा क्या नाम, संतृप्त हवा क्या होती है सोनू? सैचुरेटेड एयर, संतृप्त हवा। हवा में जितनी नमी हो सकती है उतनी नमी भर गई। तो यहाँ देखो मैंने लिखा बिग बैंग। आपको पता होगा पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? फ्रीडमैन ने, है ना, फ्रीडमैन ने दिया ना। बाद में इसको लॉकियर ने संशोधित किया था। उसके बाद अरस्तु पहला ऐसा दार्शनिक था या ऐसा खगोलविद था जिसने पहली बार कहा कि पृथ्वी के केंद्र में सूर्य है। सबसे पहले अरस्तु ने कहा कि पृथ्वी के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी सहित बाकी सभी ग्रह जो है उसके चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले ये बात कही थी 300 BC में अरस्तु ने। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, कि सूर्य जो है इस ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सभी ग्रह उपग्रह जो है वो इसका चक्कर लगाते हैं। ये कहा था सबसे पहले अरस्तु ने। सूर्य केंद्रित विचारधारा इसने दी थी। आप जा रहे हैं, ठीक है। हबल ने क्या, देखो हबल के नाम से ऊपर आसमान में एक टेलीस्कोप भी है। हबल ने क्या कहा था कि इस ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा जैसी अनेक अनगिनत आकाश गंगाएं हैं जो कि लगातार एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। हबल ने कहा था कि ब्रह्मांड का अभी भी लगातार प्रसार हो रहा है। ये ना समझें कि ये रुका है, ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है अभी भी। बिग बैंग के बाद भी ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। एडविन हबल ने कहा था इस चीज़ को। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। कितने नियम हैं ग्रहों की गति के? 3 नियम है ना। तो बाद में जब गैलीलियो आया था, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम याद दिए थे। जब गैलीलियो आया तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार करने के बाद उसने कहा था कि हाँ भाई जो केपलर के नियम जो हैं वो सही हैं, ठीक है ना। कोपरनिकस ने भी कहा था कि पृथ्वी के केंद्र में सूर्य है। तो बाद में जब गैलीलियो आया, इसने दूरबीन की खोज की और उस दूरबीन के सहारे उसने सिद्ध किया कि गैलीलियो और कोपरनिकस ने अपनी जो थ्योरी दी है वो सही है, ठीक है ना। गैलीलियो ने एक सैटेलाइट भी खोजा था, बताएं कौन सा? गैनीमेड, जो जुपिटर का जो सैटेलाइट है गैनीमेड, गैलीलियो ने खोजा था। चले आगे। गैलेक्सी, ऊपर आसमान में अनेक तारों का समूह जो है वो गैलेक्सी कहलाता है, ठीक है ना, सॉरी ना। ऊपर आसमान में अनेक तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है। हमारी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, ठीक है। हमारी आकाश गंगा नाम क्या है? मंदाकिनी। अच्छा, हमारी जो आकाश गंगा मंदाकिनी है उसका आकार क्या है? सांप के आकार का या सर्पिलाकार। हमारी आकाश गंगा के सबसे नज़दीक की आकाश गंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा, ओके। मिल्की वे, आप ऊपर स्वच्छ रात के आसमान में एक सफ़ेद तारों की चादर जैसी जो आप देखोगे उसी को हम कहते हैं मिल्की वे या दुग्ध मेखला। कॉस्मिक ईयर क्या होता है? कॉस्मिक ईयर फिर मैंने लिखा नाभिका। हमारी जो मंदाकिनी है, नहीं, हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। अब हमारी गैलेक्सी के केंद्र में कौन है? सूरज। उसी को तो हम कहते हैं सौरमंडल। सूरज जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में ही माना जाता है, ठीक है ना। हमारे सौरमंडल के केंद्र में कौन है? हमारे सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूरज है, ठीक है ना। सूरज जो है हमारी गैलेक्सी या हमारी आकाशगंगा के केंद्र का या नाभि का चक्कर जितने समय में लगा लेता है उसे एक कॉस्मिक ईयर या एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तारे में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन। लगभग 70% तारे में जो होती है वो हाइड्रोजन होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन मिलती है आपस में और हीलियम बदलती है, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। ये तारे की ऊर्जा का सोर्स है। हाइड्रोजन
मिलती है, आपस में हाइड्रोजन के दो अणु मिलते हैं और हीलियम का एक अणु बनाते हैं जिसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। इससे तारे में विस्फोट होता है और यही तारे की गर्मी और रोशनी का सोर्स है। यानी कि तारे का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपस में मिलती है, हीलियम बनती है। ठीक है साहब। तारे का रंग किसे डिसाइड करता है? जो तारा जितना ज़्यादा चमकीला होगा उतना ही ज़्यादा वो गर्म होगा, है ना। तारे का रंग उसके ताप को बताता है। अक्सर आता है क्वेश्चन। रक्त दानव या रेड जीएंट कैसे बनता था उसमें बताओ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। रेड जीएंट कब बनता है? कहाँ पर? तारे का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। धीरे 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 होता क्या है कि केंद्र के हिस्सों में हाइड्रोजन कम होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, लेकिन बाकी सारे किनारों पर अभी हाइड्रोजन बची हुई है। तो नाभिकीय संलयन जो है वो केंद्र में धीरे धीरे कम हो जाता है, रुक जाता है, लेकिन किनारों पर जो है नाभिकीय संलयन बदस्तूर जारी है। तो होता क्या है कि ये लगभग गोल आकार का तेरा जो है वो एणक भैणक टेणक भैणक ऊंचा नीचा अनियमित आकार का हो जाता है। और होता क्या है कि सेंटर में नाभिकीय संलयन रुक गया है, इसलिए सेंटर का जो ताप है वो कम हो गया, लेकिन आसपास जो है वो नाभिकीय संलयन चल रहा है। तो आसपास नाभिकीय संलयन चल रहा है तो तारा ऐसा लगता है जैसे 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 वो ट्यूमर नहीं फूल जाता है, लाल सा सुर्ख सा रंग का दिखता है, ऐसे ऊपर आसमान में ये तारा आपको दिखेगा। धीरे 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 इसका आकार भी बढ़ता जाएगा और एकदम लाल रंग का ये होगा, सुर्ख रंग का, इसीलिए इसको कहते हैं रेड जीएंट या लाल दानव या रक्त दानव। अब बहुत संभावना है कि ये तारा टूट जाए, ये तारे में विस्फोट हो जाए और विस्फोट होने के बाद ये तारा मर जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं मरेगा। अब भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्होंने एक नियम दिया था कि कोई भी तारा तब तक नहीं टूटेगा, तब तक उसमें ब्लास्ट या तब तक उसमें सुपरनोवा ब्लास्ट नहीं होगा, तब तक उसमें महाविस्फोट नहीं होगा, जब तक कि उसका द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से ऊपर रहे। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना से कम आ जाएगा तो उसमें ब्लास्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि हो जाएगा, तब उसमें ब्लास्ट हो सकता है। तो इसी को कहा गया था चंद्रशेखर सीमा। जब तारे में ब्लास्ट हो जाएगा तो एक संभावना ये भी है कि वो तारा जो है वो ब्लैक होल में बदल जाए। ब्लैक होल का मतलब क्या है कि ब्लास्ट के बाद तारे का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तारे के अंदर जो पदार्थ हैं उनका गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक बढ़ जाता है। इस गुरुत्वाकर्षण, ध्यान रखना, तारे का गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से जब गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया तो आप देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो सब कुछ नीचे आके आपको भी चिपका लेगा, नीचे आप भी चिपक जाओगे, चींटी के आकार में चले जाओगे, है ना। हाँ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए तो ये सब नीचे गिर जाएगा आपके, और इसमें आप भी पिचक जाओगे, चींटी के आकार में हो जाओगे। तो तारे का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग इनफाइनाइट हो जाते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और डेंसिटी लगभग इनफाइनाइट हो जाती है। ये इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि कोई भी चीज़ इससे बच के नहीं जा पाती। यहाँ तक कि सूरज की जो रोशनी है या प्रकाश इससे टकराता है तो वो भी टकरा करके इससे वापस नहीं आ पाता। कहने का मतलब ये तारा जो है अपने आसपास जो कुछ भी है सबको निगल लेता है, और जब ये सूरज की रोशनी या आसपास के किसी तारे की रोशनी या प्रकाश इससे टकरा करके वापस नहीं लौट पाता तो यह हमको ये दिखता नहीं। जब दिखता नहीं तो ये हो जाता ब्लैक, जो नहीं दिख रहा वो ब्लैक है। होल क्यों कहते हैं कि इसके आसपास जो कुछ भी है वो सब इसी में मिल जाता है, निकल जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं हिंदी में कृष्ण छिद्र और इंग्लिश में ब्लैक होल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लैक होल का संबंध किससे है तो आप एक ही आंसर देना, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र। अब एक बात आती है व्हाइट ड्वार्फ या जीवाश्म या मृत तारा। जब तारे में ईंधन लगभग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन लगभग ख़त्म हो जाती है, हाइड्रोजन से हीलियम बनना बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे तारा ठंडा होने लगता है। तारा ठंडा हो रहा है, इसका मतलब ये तारा मर रहा है। अब इस समय तारा जो है आपको लगभग सफ़ेद से रंग का दिखेगा और वो बहुत तेज़ी से घूमता है, बहुत तेज़ी से घूमता है। इसी स्टेज को हम कहते हैं न्यूट्रॉन तारा, और अपने अंदर से ये न्यूट्रॉन कणों की बौछार फेंकता है बहुत तेज़ी स्पीड से। इस बौछार को हम कहते हैं पल्सर। तो इसी को आप कहेंगे फॉसिल तारा, फॉसिल स्टार या मृत तारा। अच्छा, आपको पता है क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह हिंदी में दूसरा नाम इसका क्या है, अवांतर ग्रह या एस्ट्रॉइड, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में घूमते हैं। एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह जो हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में घूमते हैं। और धूमकेतु किसे कहते हैं, कॉमेट, है ना, धूमकेतु यानी कि कॉमेट। सूर्य में 70% हाइड्रोजन है। प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से प्रकाश जो है चलता है। अच्छा, सूर्य के अलग अलग हिस्से हैं। अभी आपका आदित्य L1 मिशन गया, तो आदित्य L1 मिशन जो गया है वो इस लेयर की स्टडी करेगा। सूरज का जो सबसे अंदर का हिस्सा है उसे हम कहते हैं कोर। इसका टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री C और 1 मिलियन में होता है 10 लाख।
इसका सूरज का जो अंदर का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं कोर, तो ये जो है ठोस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में, इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सी है। उसके बाद जो ऊपर की सतह है इसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर वो है जो हमें धरती से दिखाई देता है। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सी। उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर। जैसे धरती का वायुमंडल है उसी तरह से सूरज का वायुमंडल है जिसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर कितना है और फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना है? आप लोग देख लेना, हो सकता है मैं गलत हूँ। फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होता है आप लोग देख लेना। अब सूरज के इसी फोटोस्फीयर में, फोटोस्फीयर सूरज का वो हिस्सा जो हमें धरती से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल होता है उसी तरह से सूरज का वायुमंडल होता है। उसके बाद होता है कोरोना। यहाँ पर तमाम तरह के जो है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर मिलेंगे, कोरोना, ठीक है। इसी की स्टडी करने के लिए गया है आदित्य L1 मिशन। अब यहीं पर होता है सन स्पॉट। सूरज में वो हिस्से जहाँ का टेम्परेचर आसपास से कम होता है उन्हें हम कहते हैं सौर कलंक या सन स्पॉट्स, ठीक है। आइंस्टीन्स को जो नोबेल मिला था वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था। इसके अलावा E = mc² जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये इक्वेशन भी जो थी वो आइंस्टीन ने दी थी। पृथ्वी पर 70.8% पानी है और भूमध्य रेखीय परिधि जो है, भूमध्य रेखा की जो लंबाई है, भूमध्य रेखीय परिधि वो है 40,076 किलोमीटर, ठीक है। सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आता है 8 मिनट 18 सेकंड में और चांद का प्रकाश आता है पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में, ठीक है। उपसौर और अवसौर। उपसौर वो स्थिति है जब सूरज और पृथ्वी लगभग मतलब सबसे ज़्यादा निकट होते हैं, लगभग नहीं, जब सूरज और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है उस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर, है ना। उपसौर, पेरिहीलियन या उपसौर। अपनी उपसौर जब पृथ्वी और सूरज बिल्कुल पास हों और अवसौर वो स्थिति जब ये सबसे दूर हों। तो उपसौर की जो स्थिति है 3 जनवरी और अवसौर की स्थिति 4 जुलाई। आप एक याद कर लेना, तब तुमको नींद आ रही है। आप एक याद कर लेना, उपसौर यानी कि वो स्थिति जब सूरज और पृथ्वी बिल्कुल नज़दीक होते हैं 3 जनवरी को, ठीक है। अब पूरी दुनिया में 2 डेट ऐसी हैं, आपको पता होगा भूमध्य रेखा पर सूरज पूरे साल सिर पर चमकता है, यानी भूमध्य रेखा पर दिन और रात की लंबाई जो है वो बराबर होती है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। लेकिन एक शब्द आता है विषुव या इक्विनॉक्स। पूरी दुनिया में 2 स्थितियाँ ऐसी आती हैं, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। पूरी दुनिया में 21 मार्च और 23 सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ध्रुवों के अलावा। ध्रुवों पे ये लागू नहीं है, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स या विषुव। मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। क्या है ये मेरियाना ट्रेंच प्रियंका? हाँ, इस पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान, समुद्र में सबसे गहरा स्थान 11,033 मीटर है ये मेरियाना ट्रेंच। आप में से कोई बताएगा 1 रुपये का इनाम किस देश के पास है ये प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच? भाई शाबाश, क्या बात है यार। ये कभी आंसर दे तो बिल्कुल ना दे और कभी दे तो कमाल कर दे, शाबाश। 1 रुपया तू क्या करेगी, ठीक है। हाँ, 1 रुपया तेरे ऊपर हो गया, है ना। आगे कहाँ थे भाई? फिलीपींस के पास हैं, हम खुश हुए। अच्छा चलो ये बता दो, प्यूर्टो रिको ट्रेंच या प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में है? एक ही आंसर देना सोच समझ के। प्यूर्टो रिको ट्रेंच या प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में? कोई और भी बोल सकते हैं? प्रशांत में। हाँ, वही तो गुड़ गोबर कर देते हो, अंध महासागर में। शाबाश राविया, ठीक है ना। प्यूर्टो रिको देश भी है ना। किस में? एटलांटिक ओशियन में। अच्छा आप मुझे ये बताओ, एशिया और अफ्रीका को भूमध्य सागर के अलावा कौन सा सागर जोड़ता है? लाल सागर। एशिया और अफ्रीका को, हाँ बात तो सही है। इनके अलावा बात तो सही है, लाल सागर एशिया अफ्रीका के बीच में है, और इसके अलावा एक और है। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन महासागर नहीं बोला मैंने, सागर बोला, सागर। चैन पड़ रही। अरब सागर, काला सागर, काला। ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, किसके बीच में है ये? एशिया और अफ्रीका के बीच में। अच्छा चलिए खैर आगे चलें। अच्छा कुल 181 अक्षांश हैं, आपको पता है ना। 0 डिग्री अक्षांश, 90 अक्षांश इधर और 90 अक्षांश इधर, कुल 181 अक्षांश हैं। और अक्षांशीय वृत्त कितने हैं? 179।
और दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा एक सेम होती है, कितनी? 111.11 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी सब में एक ही एक है ना। कितना आसान है ना। सबसे मुश्किल क्या है? तुम लोगों को झेलना, है ना, और तुम लोगों को द्वारा मुझे झेलना, है ना, सेम है ना। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा एक सी होती है और ये होती है 111.11 किलोमीटर। देशांतर कितने हैं कुल? 361 है ना। अच्छा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा, है ना, दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के, लेकिन 180 देशांतर पूर्वी और 180 डिग्री देशांतर पश्चिमी, दोनों एक ही रेखा हैं, इसलिए अंतर हो जाता है। तो कुल 361 देशांतर हैं और देशांतर व्रत जो है वो 360 हैं। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया और चांद का सबसे ऊंचा पर्वत लीबनिट्ज। ओके, आप मेयर क्या है? मेयर क्या है? अच्छा प्रियंका, मेयर बने कैसे हैं? चांद पे जो मेयर हो तो तुम्हें पता ही है, गड्ढे, ये बने कैसे हैं? हाँ, तमाम तरह की उल्काएं टकराती हैं चांद पे और उससे बड़े बड़े खड्ड बन जाते हैं। तो उन खड्डों की जो तलहटी है, आप जैसे समुद्र में जाएंगे ना तो समुद्र में, अभी ये देखो लास्ट में लिख रखा मैंने, ये महासागरीय नितल, तो समंदर के मैदान हैं ये, तो ये बिल्कुल प्लेन है। उसी तरह से चांद पे गहरी गहरी खाइयाँ हैं, ठीक है ना, तो नीचे जो है बिल्कुल समतल हैं, तो वो मैदान बन गए, वहाँ जाके क्रिकेट खेलेंगे एक दिन। हॉकी 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 अच्छा, चांद पे हॉकी तुम खेलोगी? अच्छा, न्यूज़पेपर में, हाँ, सिलेंडर लेके खेल लेंगे, है ना। और पता चांद पे कैसे खेलेंगे हॉकी? ऐसे करके, ऐसे ऐसे उछल उछल के चलेंगे ना। पता है, जो चांद से वापस आए थे यात्री तो ऐसे उछल उछल के चल रहे थे, है ना। अंतरिक्ष स्टेशन से जब यात्री आते हैं तो ऐसे उछल उछल के चलते हैं, क्यों? क्योंकि वो जीरो ग्रेविटी में रहने के आदी हो जाते हैं। तो पहले तो 6-7 महीने लगते हैं उनको वापस सामान्य ज़िंदगी में आने के लिए, है ना। एकदम से थोड़ी आओ अनिल भाई मिलो गले, है ना, अनिल भाई ने गले मिल लिया तो वो उड़ रहे हैं, यार हम तो अभी उड़ रहे थे, हम नीचे बैठ कैसे गए, वो चेंज हो जाता ना। आप 2 दिन सुबह 9 बजे उठिए सो के, तीसरे दिन मजा ले जो आप सुबह 5 बजे उठ जाएं, है ना। और आप जो है लगातार 1 हफ्ते सुबह 5 बजे उठिए और आप ये सोचें कि कल को मैं आराम से सुबह 10 बजे तक सोऊंगा, मजा ले जो आप सो जाएं, आँख खुलेगी आपकी 5 बजे, फिर आप फिर उठेंगे, फिर सोएंगे, फिर ना नींद आएगी, फिर होता है ना। इसी को क्या कहते हैं? बॉडी क्लॉक। और इसी को आम भाषा में कहते हैं कि इस शरीर को जैसे ढालोगे, कोई है क्या करें? तबीयत खराब हो गई, जरा रोकना एक बार, एम्बुलेंस तो नहीं बुलानी। तो अब आपसे मैं कहाँ था? अक्षांश, इसकी बात कर रहा था मैं। मेयर का मतलब चांद की सतह पर जो प्लेन या समतल एरिया हैं उन्हें हम कहते हैं मेयर। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? सागर, है ना। तो चांद की सरफेस पर जो सबसे बड़ा जो सागर है या सबसे बड़ा जो मैदान है वो है मेयर इम्ब्रियम। और हमारा जो पहला जो चंद्र मिशन, यानी कि पहली बार जो चंद्रमा, जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए थे, उतरे थे, कौन? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आल्ड्रिन। जिस जगह पर उतरे थे उसका नाम क्या था? उस कौन से सागर पर उतरे थे वो? हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में, है ना, जिसे कहते हैं शांति का सागर या फुहार का सागर। मेयर इम्ब्रियम सबसे बड़ा सागर है। 59% हिस्सा चांद का आप अधिकतम पृथ्वी से एक बार देख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते, ठीक है। और अच्छा, चांद का एक दिन कितना घंटे, पृथ्वी के एक दिन कितने बराबर होता है? पृथ्वी के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है ना। ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून किसी को याद है? ब्लड मून, एक होता है न्यू मून, एक होता है फुल मून, एक होता है ब्लड मून, एक होता है ब्लू मून। ब्लड मून क्या होता है? हाँ, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जब चांद पूरी तरह ढक जाता है तो वो तांबे के आकार का दिखाई देता है, लाल तांबे के आकार का दिखाई देता है पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय, उसी को कहते हैं ब्लड मून, ठीक है। कंजक्शन का मतलब क्या? देखो एक लाइन आता है सिजगी, जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में हों, तीनों कहते हैं तीनों एक सीधी रेखा में हों, उसे कहते हैं हम सिजगी, हिंदी में से कहते हैं संरेख। सूरज, चांद और पृथ्वी जब तीनों एक ही रेखा में होंगे तो उसे संरेख कहेंगे। अच्छा ध्यान करना, जब ये तीनों एक रेखा में होते हैं ना तो सूरज कभी भी बीच में नहीं आता है। सूरज हमेशा सिरे पे होगा, चाहे दाएं सिरे पे हो या बाएं सिरे पे हो, सूरज कभी भी बीच में नहीं होगा। बीच में या तो चांद होगा या पृथ्वी होगी। अब जब चांद बीच में होता है, उसके एक और सूरज और एक और पृथ्वी हो, उसे कहते हैं हम कंजक्शन। क्या कहते हैं? कंजक्शन। हिंदी में से कहते हैं युति, युति या कंजक्शन। इसमें होता है क्या? कंजक्शन में क्या होता है? बीच में चांद होता है, एक तरफ होता है सूरज और एक तरफ होती है पृथ्वी।
इस कंजक्शन या युति की स्थिति में बृहद ज्वार आता है, सबसे बड़ा ज्वार आता है, और इसी स्थिति में होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, कंजक्शन की स्थिति में जब चांद बीच में होता है तो चांद की छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ती है, और जितने हिस्से में छाया पड़ती है उतने हिस्से में सूर्य दिखाई नहीं देता है, उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अपोजिशन जब बीच में पृथ्वी हो, इस स्थिति में होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है ना, और इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है बीच में जब पृथ्वी होती है। अच्छा, चांद का जिस जगह पर ज्वार आया है, जिस जगह पर एक जगह ज्वार आया है तो 12 घंटे बाद फिर वहीं पे ज्वार आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। वहाँ पर अगला जो ज्वार आता है वो 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। वो वजह यह है कि पृथ्वी की घूर्णन और चांद की घूर्णन की जो गति है वो अलग अलग है। तो एक जगह जहाँ पर आज अभी इस समय ज्वार आया है, तो अगला जो ज्वार आएगा वो आएगा 12 घंटे 26 मिनट बाद, और 24 घंटे 52 मिनट में एक ही स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। उपभू या पेरिजी, उपभू या पेरिजी वो स्थिति देखिए, एक तो मैंने बताया था एफिलियन और पेरिहिलियन, एफिलियन और पेरिहिलियन बताया था ना, अपसौर और उपसौर। तो अपसौर जब सूरज सबसे दूर हो, उपसौर जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास हो। उसी तरह से अपभू और उपभू, उपभू जब पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी सबसे कम हो, और अपभू जब ये दूरी सबसे ज़्यादा हो, अपभू और उपभू। ठीक है ना, तो उपभू को इंग्लिश में कहते हैं पेरिजी। ये उपभू की स्थिति वो है जब चांद और पृथ्वी सबसे निकट या नज़दीक होते हैं, और ऐसी स्थिति में जो है 20% जो ज्वार जो है वो ऊंचा दिखाई देता है। सामान्य ज्वार से चांद जो है वो, जो सामान्य ज्वार आते हैं उससे जो ज्वार जो होता है वो 20% ऊंचा होता है। किस स्थिति में? उपभू की स्थिति में, है ना। और खग्रास क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण, है ना। खग्रास यानी कि फुल मून क्या होता है? पूर्णिमा को, पूर्णिमा के दिन या फुल मून या चांद जब से सबसे नज़दीक होता है, उपभू की स्थिति है ना, तो चांद का आकार जो है वो आमतौर से 20% ज़्यादा दिखाई देता है, और आमतौर पर उसकी चमक जो होती है वो 20% ज़्यादा होती है ना। वो मार्च अप्रैल मई के महीने और इधर अक्टूबर नवंबर के महीने, जबकि आसमान में धुंध बहुत कम होती है, ऐसी स्थिति में अगर वो स्थिति आ जाए 20% बड़े वाले, तो वो नज़ारा भी देखने लायक होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, लेकिन हर अमावस्या को नहीं होता है ना। समझ गए ना। एक साल में अधिकतम कितने पूर्ण ग्रहण हो सकते हैं? 7, है ना, जिसमें 5 चंद्र ग्रहण और अधिकतम 2 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, जो कि इस संसार में सबसे बड़ा उपग्रह है। इस संसार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह भी जो है वो गैनीमेड है। किसका? बृहस्पति का। इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। टाइटन शनि का उपग्रह है। घूर्णन गति की अगर बात करें, अपनी धुरी पर घूमना, घूर्णन गति की अगर बात करें तो सबसे धीमे घूमता है शुक्र, यानी कि सूरज का, शुक्र का जो एक दिन है वो सबसे बड़ा होता है। पृथ्वी के दिनों की तुलना की बात करें तो शुक्र अपनी धुरी पर सबसे धीमे घूमता है, उसका एक दिन सबसे बड़ा होता है। और अपनी धुरी पर सबसे तेज़ घूमता है बृहस्पति, 9 घंटे 55 मिनट, यानी कि इसका जो एक दिन होता है वो सबसे छोटा होता है। सबसे तेज़ बृहस्पति घूमता है और सबसे धीमे घूमता है शुक्र। अगर हम परिक्रमण की बात करें तो वरुण ग्रह सबसे दूर है, तो इसे परिक्रमण में सबसे ज़्यादा समय लगता है, और बुध ग्रह सबसे नज़दीक है सूरज के, इसे परिक्रमण में सबसे कम समय लगता है। अगर हम दूरी के अनुसार बात करें सूर्य से, तो सबसे पहले बुध, शुक्र और पृथ्वी। पृथ्वी तीसरे नंबर पर है ना। पृथ्वी जो है सूरज से दूरी के मामले में तीसरे नंबर पर है, और आकार के मामले में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल। वैसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो शुक्र है, ध्यान रखना, मंगल नहीं है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक है शुक्र, और सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। आकार में बृहस्पति, शनि, सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा शनि, फिर और हैं 5वें नंबर पर पृथ्वी है, और सबसे छोटा जो ग्रह है आकार में वो है बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह है, यही है। मंगल पर 2 मिशन भेजे गए, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, ये अक्सर आते रहते हैं। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी मिशन जो हैं मंगल पर भेजे गए। S फॉर अपॉर्चुनिटी, S फॉर स्पिरिट, A फॉर अपॉर्चुनिटी, M फॉर मास। सैम करन आप याद रख सकते हैं। सैम करन और टॉम करन 2 भाई हैं, किस टीम से खेलते हैं? इंग्लैंड से खेलते हैं। सैम करन ज़्यादा खेलता है, टॉम करन को मौका कम मिलता है। शनि पर एक मिशन गया था, कैसिनी मिशन किस पे गया? शनि। कोई मुझे बताएगा पाथ फाइंडर किस पे गया था? शाबाश। वॉयजर? बृहस्पति।
ठीक है ना, बॉयज़र बृहस्पति, बा से बॉयज़र, बा से बृहस्पति। खैर ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं, जो अक्सर एग्जाम में ज़्यादा आ रही हैं वो मैंने लिखी हैं। अरुण जो है यूनानी, इनका ना जो नाम रखा गया है यूनानी देवता यूरेनस के नाम पर रखा गया। हर्षल ने खोया था अरुण या यूरेनस को, हर्षल ने खोया था और इसका नाम यूनानी देवता यूरेनस के नाम पर रखा गया है। ये हरे रंग का ग्रह है, अरुण जो है हरा ग्रह है और वरुण को कहते हैं पीला ग्रह। इमरान जी पीले तारे जैसा ग्रह किसे कहते हैं? पीले तारे जैसा ग्रह शनि को कहते हैं, ठीक है ना। अरुण हरा ग्रह है, वरुण पीला ग्रह है और शनि को कहते हैं हम पीले तारे जैसा ग्रह। पृथ्वी जैसा ग्रह कैसे कहते हैं? मंगल को, है ना। क्यों कहते हैं पृथ्वी जैसा ग्रह मंगल को? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, है ना। ये इसका जो आकार है पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसका झुकाव पृथ्वी के लगभग बराबर 25 डिग्री है, ठीक है ना। और पृथ्वी के समान यहाँ पर 2 दिन मिलते हैं और इसका जो 1 दिन है वो पृथ्वी के 1 दिन के लगभग बराबर है, इसलिए इसे कहते हैं पृथ्वी जैसा ग्रह। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हमारे जो ब्रह्मांड में अब तक जो भी ज्ञात अज्ञात पिंड हैं उनमें जीवन की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा मंगल पर है, इसलिए इसको पृथ्वी जैसा ग्रह कह देते हैं। और पृथ्वी की बहन ट्विन प्लैनेट शुक्र, है ना। अल्फा से प्रॉक्सिमा, पृथ्वी, देखो पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हाँ, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूरज नहीं है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। उसका आकार छोटा है इसलिए वो दिखता नहीं है, कम दिखता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नज़दीक तारा है सूर्य। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? अच्छा, सूरज के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूरज के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। ये मुझसे थोड़ी गलती सी हो रही है शायद, है ना। हाँ, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूरज है और सूरज के बाद सबसे नज़दीक तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। सुन लीजिए भाई, अरे यही सही है यार। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है और सूरज के बाद सबसे नज़दीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और सूरज के सबसे नज़दीक का तारा है अल्फा सेंचुरी। पास से पृथ्वी याद रखना आप, सूरज के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। भाई इतनी गलती तो माफ़ होगी ना ऐसे लगातार बोलते हुए। अब मेरे सामने वो थोड़ा रखा, क्या कहते हैं इमरान जी उसको? क्या कहते हैं? टेली प्रॉम्प्टर थोड़ी है मेरे सामने, है ना। हाँ, ओके। तो सबसे नज़दीक का तारा सूरज, सूरज के बाद हमारे सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी और सूरज के सबसे निकट का तारा अल्फा सेंचुरी, ठीक है। और मुझे इमरान जी बनाएंगे सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार, है ना। इमरान जी ही बताएंगे मुझे, आपका ध्यान मैं इधर से उधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीरो लाइन भारत और किस देश के बीच में है? सीमा रेखा वो डूरेंट है, इतना पता है ना। हाँ, तो ये एक्चुअली त्रिपुरा और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसे हम कहते हैं जीरो लाइन। कोई नहीं, त्रिपुरा और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो जीरो लाइन है। मैकमोहन लाइन भारत चीन के बीच में है, ठीक है ना। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान और डूरर लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान। डूरर लाइन, ये सवाल ये भी आता है किसके समय बनी थी? लॉर्ड लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, किसके समय में? डूरर लाइन किसके समय में खींची? लल्ला लल्ला लोरी से भी समझ में आ रहा, लॉर्ड लैंसडाउन, है ना, लॉर्ड लैंसडाउन, ओके। नी तेरे 10 अंडे, है ना। अब मुझे गोरी की याद दिलाई तुमने हंस के, है ना, ठीक है। गोरी 18 से आएगी। नी तेरे 10 अंडे। तो देखो, नी से निकोबार, आ से अंडमान, ठीक है ना, और 10 से 10 डिग्री चैनल। तो दो 10 डिग्री चैनल है या 10 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उत्तरी के दक्षिणी, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कि दक्षिणी अक्षांश रेखा? अच्छा, भारत की मुख्य भूमि कहाँ शुरू हो जाती है? 8:31 से ना, 8 डिग्री 31 मिनट से 8 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश शुरू हो जाती है ना मुख्य भूमि। लेकिन आप देखेंगे ना, मुख्य भूमि तो ये है, लेकिन लक्षद्वीप जो है यहाँ पर और अंडमान निकोबार यहाँ तक आ गया। तो ये जो है ना चलिए, जो 10 डिग्री चैनल है वो किसके बीच में? अंडमान और निकोबार के बीच में। इसलिए हमने फार्मूला बनाया, नी से निकोबार, अंड से अंडा, अंडमान, नी तेरे 10 अंडे, है ना, देसी फार्मूला है ये, ठीक है। किधर गया?
है, ठीक है। छोटे बड़े संत, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, छोटा, और उसके बीच में कौन सा पास? सेंट सैम्ब्रोर नहीं, वो तो छोटे को सुम्बी से काट, है ना, हाँ, सेंट जॉर्ज पास। सेंट जॉर्ज पास किसके बीच में? छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार, छोटे बड़े संत। दक्षिण का छोटा डंक, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। छोटा अंडमान मीन्स लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है डंकन पास, दक्षिण का छोटा डंक। बड़ी महान सुमात्रा, है ना, तो बड़ी महान माने बड़ा निकोबार। अब बड़ा अंडमान में लिख देना, बड़ा अंडमान कुछ नहीं है, बड़ा निकोबार और सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया, इसके बीच में कौन सा पास है? ग्रैंड पास। ग्रैंड माने महान। बड़ा निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में है ग्रैंड पास। छः 6100, 7516, 515 या 500। हमारी द्वीपों को अगर मिला लें, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और भी बहुत सारे द्वीप हैं, द्वीपों की सीमा रेखा को मिला लें तो हमारी जो तटीय रेखा है वो है 7515 या कहीं लिखा रहता 16, और द्वीपों के अलावा जो हमारी तटीय रेखा है वो 6100 मीटर की है। हमारे देश में 43% एरिया जो है मैदानी है, 29% पर्वत है और 27% पठार है, ठीक है। 204 + 43, बंगाली खाड़ी में 204 और अरब सागर में 43, कुल 247 द्वीप हैं हमारे यहाँ। भारत का जो प्रसार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतर भी पूछता, कम पूछता, अक्षांश ज़्यादा पूछ लेता। 8 डिग्री चैनल जो है, जैसे नी तेरे 10 अंडे हमने बताया आपको अभी 10 डिग्री चैनल, अब उसी तरह 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मालदीव को जोड़ता है। उसमें और कठिन पूछ लेगा तो इतना, लक्षद्वीप के द्वीप मिनिकॉय और मालदीव को जोड़ता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो उत्तरी लक्षद्वीप और दक्षिणी लक्षद्वीप को जोड़ता है। उत्तरी लक्षद्वीप जो है कवारत्ती और दक्षिणी लक्षद्वीप में मिनिकॉय। उत्तरी लक्षद्वीप के द्वीप कवारत्ती और दक्षिणी लक्षद्वीप के द्वीप मिनिकॉय को जोड़ता है 9 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल जोड़ता है अंडमान निकोबार को। अब हो सकता है इसमें से एक भी ना आए, और हो सकता है इसी क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है ना, समझ रहे हैं, सब जुआ है। न्यूमूर आइलैंड कहाँ पर है? भारत बांग्लादेश के पास, भारत की सीमा पश्चिम बंगाल की सीमा में न्यूमूर द्वीप समूह, जहाँ पर फुल्टा टापू वगैरह हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में इसके स्वामित्व को लेकर के भी विवाद चलता रहता है, न्यूमूर द्वीप समूह। पंबन आइलैंड्स कहाँ पर है? तमिलनाडु की सीमा में ना, भारत और किसके बीच में? श्रीलंका के बीच में पंबन द्वीप समूह, जहाँ पर रामेश्वरम है ना, जहाँ पर वही है राम सेतु, है ना। जाफना प्रायद्वीप ये किस देश का हिस्सा है सोनू? श्रीलंका का, है ना, हाँ। वो ऊपर जो ये दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये है जाफना प्रायद्वीप, जाफना पेनिनसुला। लिट्टे का कल्पना हो गया था यहाँ पर, अब तो लिट्टे खत्म हो गया। धनुषकोडी सवाल आता है कि भाई वो जो राम सेतु है, राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तमिलनाडु में धनुषकोडी से शुरू होता है, ठीक है। बुर्जिल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, यानी कि जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू श्रीनगर को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में है ये। नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ते हैं। बोमडिला दर्रा अरुणाचल और तिब्बत को जोड़ता है। भोरघाट महाराष्ट्र में है और थालघाट केरल में है, ठीक है ना। भोरघाट महाराष्ट्र में है, ये कलकत्ता और ये बम्बई और पूना को जोड़ता है, बम्बई और पूना को जोड़ता है। और थालघाट जो है केरल और कलकत्ता को जोड़ता है, ठीक है ना। तो खैर भोरघाट महाराष्ट्र में और थालघाट केरल में, नहीं ये गलत हो गया। ये दोनों ही भोरघाट थारघाट महाराष्ट्र में हैं और पालघाट जो है वो केरल में है। पालघाट दर्रा केरल में है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। ये काबुल और पेशावर को जोड़ता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को जोड़ता है। और मध्यकाल में या उससे पहले जो भारत पर हमले हुए उनका फेमस रूट यही था, इधर से यो कराते थे। खैबर दर्रा और बोलन दर्रा दोनों ही पाकिस्तान में है, ठीक है ना। धुआंधार झरना जिसका दूसरा नाम कपिलधारा झरना भी है, मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में है, नर्मदा नदी पर। इसे हम भारत में संगमरमर का सबसे बड़ा फॉल कहते हैं, भारत में संगमरमर का सबसे बड़ा झरना कहते हैं, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच में है। कालाहारी मरुस्थल या कालाहारी डेजर्ट दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच में है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध जनजाति मिलती है बुशमैन। अटाकामा मरुस्थल चिली में है। कूटी कमाटा
डेजर्ट जो है ये चिली में है और यहाँ पर तांबे की खानें खूब मिलती हैं। यहाँ पर तांबे का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। क्यूटी कमाटा चिली। पैटागोनिया डेजर्ट जो है अर्जेंटीना में है और ये ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है। ताकलामाकन चीन में है। क्यूटी कमाटा चिली तांबा में। डिगाना खान टंगस्टन की है। अच्छा, अब ये सवाल खूब आते हैं, लगभग हर एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आपको मिलेगा। रूर में कोयला मिलता है, सार में कोयला मिलता है, अल्सास लॉरेन में लोहा मिलता है, सडबरी में निकल मिलता है, लोकू डोको अभी बताता हूँ क्या है ये, किम्बरले में हीरा मिलता है, जोहान्सबर्ग में सोना मिलता है, फिट्सबर्ग जो है आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है, जैसे भारत का जमशेदपुर। अनशन लोहे की खाने हैं। मेसावी रेंज अमेरिका में वो इलाका जहाँ पर लोहा खूब मिलता है उसे मेसावी रेंज कहते हैं। और शैंशी फ्रशनू ये मंचूरिया चीन के इलाके हैं जहाँ पर कोयला मिलता है। तो क्यूटी कमाटा चिली तांबे के लिए फेमस है, डिगाना टंगस्टन के लिए फेमस है। रूर जो खाने हैं कोयले की हैं जर्मनी में हैं। सार खाने कोयले की जर्मनी और फ्रांस दोनों में है। इसका ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में, लेकिन जर्मनी और फ्रांस दोनों में। अल्सास लॉरेन ये लोहे का क्षेत्र है, फ्रांस में है। सडबरी निकल की खाने हैं, कनाडा में हैं। लोकू डोको लो से लोहा, कू से कुजवास, डो से डोनवास और को से कोयला। तो लोहे की खान है कुजवास और डोनवास जो है वो कोयले की खान है। इसमें कुजवास जो है वो रूस में है और डोनवास जो है वो यूक्रेन में है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खान है। सॉरी, हीरा और सोना दोनों मिलता है किम्बरले में, लेकिन हीरा ज़्यादा मिलता है। एक और है दक्षिण अफ्रीका में विट्स वाटर्स रेंज, ये भी हीरे के खाने हैं। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का शहर है, यहाँ सोने की खाने खूब मिलती हैं। पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, रूस का शहर है। चीन का अनशन की खान लोहे के लिए फेमस है। मेसावी रेंज, बाकी सब मैंने आपको अभी बताया। तेल के प्रसिद्ध कुएं हैं आबादान ईरान में, बरगान कुवैत में। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि आबादान कहाँ था और बरगान कहाँ था। तो आबादान ईरान, बरगान कुवैत, हैफा जहाँ पर आजकल इसराइल लड़ाई भी चल रही है, हैफा कोस्ट, हैफा तट भूमध्य सागर के किनारे है। ये तेल के कुओं के लिए फेमस है हैफा इजराइल में। तो आबादान ईरान, बरगान कुवैत, हैफा इजराइल। बाकू अजरबैजान के कैस्पियन सी के किनारे है ये बाकू, ये भी तेल के लिए फेमस। तेल और गैस यहाँ पे खूब मिलती है। ठीक है। मक्का बेल्ट कल भी बताया था, यूएसए में वो इलाका जहाँ मक्का खूब होती है उसे मक्का बेल्ट कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में वो इलाका जहाँ मक्का खूब होती है उसे कहते हैं मेज ट्रायंगल या मक्का त्रिभुज। ठीक है, मक्का त्रिभुज दक्षिण अफ्रीका में है। शान पठार पानी से बना म्यांमार में है। अनातोलिया पठार तुर्की में है। पोर्टवार पठार पंजाब पाकिस्तान में है। इसी में नमक की पहाड़ी या साल्ट रेंज या कोहेजूत पहाड़ है। मेसेटा पठार स्पेन में है। कटंगा पठार कांगो या जेरे में है। कांगो का पुराना नाम जेरे, और ये फेमस है तांबे के लिए, है ना। अफ्रीका की कौन सी टीम ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है? अफ्रीका की कौन सी टीम ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है? रवांडा। अभी तो किया है, लेकिन इस एग्ज़ाम में नहीं आएगा, अगले वाले एग्ज़ाम में आएगा ये रवांडा। डांस कर रहे थे ना वो सारे ग्रुप में, अब उनका होगा अपना कोई जनजातीय डांस, है ना, रवांडा। बट आई एम फैन ऑफ जिम्बाब्वे। वो पिछले वर्ल्ड कप से ही बाहर, इस वाले T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर। जिम्बाब्वे का मैच देखने में मुझे मज़ा आता। छोटी टीमें जब बड़ी टीमों को हराती हैं मुझे बड़ा आनंद आता। छोटी टीमें बड़ी टीमों को जब हराती हैं। स्कूल में भी जब बच्चे भिड़ते हैं ना, और उसमें जो पतले दुबले बच्चे बड़े बड़े बच्चों को पटक देते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता। फिर उसके बाद जाकर बचाता हूँ, अब हट जो भी, ठीक है ना, है ना। वो मतलब जालिम जब कुटता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता। हाँ, चलें आगे चलें। सुंडा क्या है ये? सुंडा टेंच भी है, और सुंडा वो भी है जलड मरुमध्य। समुद्र के बीच दो द्वीपों को, दो महासागरों को या किसी द्वीप से महासागर को मिलाने वाला जो रास्ता हो, समुद्र के अंदर भी रास्ते होते हैं भाई, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेट या चैनल या जलड मरुमध्य। स्ट्रेट, चैनल या जलड मरुमध्य। तो सुंडा स्टेट जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। जावा सागर कहाँ हुआ? इंडोनेशिया। जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। सुसीमा स्टेट जापान और चीन को जोड़ती है। मलक्का स्टेट हिंद महासागर में है, इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ती है। वाव एल मंडप जल संधि, सर इधर दिखा दोगे, ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के बाद ये आ गया आपका रेड सी। ठीक है, रेड सी के बाद ये आ गया आपका ईरान, इराक, यमन, जिबूती वगैरह, और ये आ गया आपका फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी के बाद ये आ गया आपका गुजरात, इंडिया। अब ये जो सागर है सारा का सारा कौन सा है? हिंद महासागर है। यहाँ पर कौन सा है? अरब सागर। ठीक है, ये अरब सागर है। अब देखो ये फारस की खाड़ी है, यहाँ पर जो रास्ता है
इसे हम कहते हैं होर्मुज जल संधि। क्या कहते हैं? होर्मुज। ये जोड़ती है फारस की खाड़ी को अरब सागर से, या फारस की खाड़ी और हिंद महासागर को ये जोड़ रही है, होर्मुज जल संधि। अब यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है बाब एल मंडब, बाब एल मंडब। यहाँ पर ये लाल सागर और ये क्या है? हिंद महासागर। तो बाब एल मंडब जो जल संधि है वो लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ रही है, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पर एक जैसे जिबूती और ये है यमन, तो ये किसके बीच में है? जिबूती और यमन के बीच में। बाब एल मंडब जल संधि जो है वो यमन और जिबूती के बीच में है। ये किसको जोड़ रही है? लाल सागर और हिंद महासागर को। आप ये भी कह सकते हैं कि हिंद महासागर और भूमध्य सागर को भी जोड़ रही है, क्योंकि यहीं से फिर आ जाती है सुएज नहर, और सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को, ठीक है। तो बाब एल मंडब जल संधि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है या हिंद महासागर को जोड़ती है, ठीक है। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को जोड़ती है। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर नॉर्थ सी को जोड़ती है या इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि यूएसए और क्यूबा को जोड़ती है। अंध महासागर में फ्लोरिडा जल संधि यूएसए क्यूबा को जोड़ती है। किधर गई फ्लोरिडा? जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर में है, इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। स्पेन और मोरक्को को जोड़ती है या अफ्रीका और यूरोप को जोड़ती है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप को भी कह सकते हो जिसको जोड़ती है। होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ये ओमान की खाड़ी कहलाती है सर, यहाँ पर ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, या ओमान और ईरान को जोड़ती है। भारत की सबसे आदिम जनजाति जो है वो निग्रीटो है और इसके प्रतिनिधि हैं अंडमान निकोबार के। इसके अलावा केरल की पुलयान जनजाति और भी कुछ जनजातियाँ हैं। भारत की मतलब जो दुनिया की सबसे प्राचीन जनजाति है निग्रीटो, भारत में मिलती है, सबसे ज़्यादा मिलती है अंडमान निकोबार में। ओंजे, जारवा, सेंटिनल ये सब जो हैं निग्रीटो जाति के हैं, लेकिन इनकी आबादी तेज़ी से घट रही है। और ओंजे, जारवा तो कुछ सौ रह गए हैं, 200-250 की तादाद में रह गए हैं बस। इनके बाद पैदा हुए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, उनके बाद आए मंगोलियाइड। अम्लीय मिट्टी कौन सी होती है? जिसमें चूना कम होता है, उसको सुधारने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल होता है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी मिलती है वो लाल मिट्टी मिलती है। पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिमी ढाल पर मिलती है लेटराइट मिट्टी। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार पर भी आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगी। येलो सी या येलो सागर जो है वो चीन और कोरिया के बीच में है। एडियाटिक सी की रानी किसे कहते हैं? वेनिस को, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ हिंद महासागर का हिस्सा है ना अरब सागर, तो अरब सागर के किनारे कौन सा? गुजरात है ना। सूरत किसके किनारे? गुजरात के किनारे। तो उसी तरह से भूमध्य सागर का ये क्षेत्रीय हिस्सा है एडियाटिक सी, जो इटली से लगता है, इससे यूगोस्लाविया लगता है। वेनिस का शहर भी जो है इससे लगता है। एडियाटिक सी के किनारे है वेनिस। सार्गेसम सागर जो है वो उत्तरी पश्चिमी अंध महासागर में है या कैरिबियन सी में है। सार्गेसम सागर ये दुनिया में अपनी सबसे उच्च लवणता के लिए जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह के बीच में है ये सार्गेसम सागर। गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह के बीच में है। बाब एल मंडब मैंने आपको बताया अभी। कैरिबियन सी अंध महासागर में है, यहाँ पर चक्रवाती तूफान आता है, हरिकेन। काला सागर यूरोप और एशिया के बीच में है, यूरोप और एशिया को जोड़ता है। और ये क्या लिखा है मैंने? भूमध्य सागर जो है वो यूरोप और एशिया को भी जोड़ता है और यूरोप और अफ्रीका को भी जोड़ता है, ठीक है ना। इसको छोड़ो यार, चलिए काफ़ी इतना।